जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, राधे राधे। मैं अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ये जीएस सुधा बुक का रिवीजन था। तो आज हम लोग उसी संदर्भ में आज हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। अपवाह तंत्र जिसमें हम लोग नदियों के बारे में देखेंगे, उसका उद्गम क्षेत्र देखेंगे, कहाँ पर उस नदी का अंत हो रहा है इसको देखेंगे। तो यहाँ से जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। जैसे अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी में ही आप लोग देख लीजिए, तो वहाँ पर नदियों का एक सेगमेंट दिया गया है कि नदियों से क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से नदियों से क्वेश्चन, हालांकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो होता है नदियों से लगभग क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो आप लोग उसको एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि गांव में आया हूँ तो यहाँ पर आवाज़ आती रहती है बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि क्या हम लोग आज पढ़ेंगे, तो आज हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र, ठीक है, इसमें दिया गया कि जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब नदियों का जल जो है, जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्ग से आ रहा है तो इसको अपवाह कहते हैं, और इसी के जो जाल होता है तो इसको अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का ही साधन रही है। भारत के ही नहीं, अब तो किसी भी देश का आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर नदियाँ जो होती हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे आप लोगों ने आदिकाल में देखा था, हम लोग प्राचीन हिस्ट्री को जब पढ़े थे, प्राचीन भारत को हम लोगों ने पढ़ा था, प्राचीन भारत का इतिहास, तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे स्थित हुई थी। तो कोई भी सभ्यता रहती है, कहीं भी मनुष्य अपना जीविकोपार्जन या अपना सभ्यता को स्टार्ट करता है तो कहाँ करता है, नदियों के ही पास करता है, ताकि उसको संपूर्ण रूप से उसको जल मिलता रहे और वह अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सके। तो कहने का मतलब, नदियों का बहुत बड़ा योगदान पड़ता है मानव जीवन के ऊपर, आर्थिक विकास के ऊपर, कई पहलुओं के सापेक्ष आप लोग देख सकते हैं कि नदियों का जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, आगे देखते हैं। नदियों का अपवाह प्रतिरूप, किस तरीके के अपवाह तंत्र देखने को मिलते हैं नदियों के। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि जैसे एक जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप होता है, ठीक है, दुमाकृतिक या जिसको वृक्षाकार कहते हैं अपवाह प्रतिरूप होता है, अरीय अपवाह प्रतीत होता है, ठीक है, आयताकार अपवाह प्रतिरूप होता है। इसको आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं चित्र में, आप लोग देख सकते हैं। आपके पास बुक होगा, आप बुक खोल के बैठिए, आप बुक में देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा जो है पीडीएफ में थोड़ा अच्छे से नहीं आ पाता। ठीक लोग, ठीक फ्रेंड, आप लोग उसमें देख सकते हैं। इस तरीके से विभिन्न तरीके से जो है अफवाह के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, खैर ये नहीं पूछेगा, जो पूछेगा थोड़ा सा अच्छे लेवल का चीज़ पूछेगा। आइए देखते हैं आज आगे क्या दिया गया है। अब जैसे कुछ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, ठीक है, अनुवर्ती नदी क्या कहते हैं, वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस तरीके से स्थल का ढाल है, स्थल का ढाल जिस तरीके से उस साइड की जो नदियाँ बह रही हैं, मतलब ढाल के साइड में जो नदियाँ बह रही हैं उसको अनुवर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या दिया गया, किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है जो क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुरूप बहती है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं, परवर्ती नदियाँ। क्या परवर्ती नदियाँ क्या होती हैं, मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाली नदियाँ परवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। जैसे एक अनुवर्ती नदी है, ढाल की दिशा में बह रही है, इसमें जो समकोण पर मिलती है, जो नदी इसमें समकोण पर मिल रही है उसको क्या कहते हैं, उसको परवर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि नदियाँ गंगा या तथा यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। ठीक है, ये इसकी परवर्ती नदियाँ होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो कि हमारा मेन नदियों से जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, भारत की नदियाँ। हम लोग एक एक करके भारत के सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, गंगा अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, इस तरीके से एक एक करके ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, तो सबके बारे में हम लोग अच्छे से
डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो साथ में आप लोग अपने बुक से भी रिवीजन करते रहिए, वीडियो को सुनते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, और जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट कराऊंगा उसको आप लोग बुक में हाईलाइट करते जाइए। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। अब जैसे भारत की नदियों के अपवाद तंत्र, ठीक है, क्या भारत की नदियों के अपवाद तंत्र, अब इसमें क्या क्या है, जैसे भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों के अपवाद तंत्र को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक हिमालय की नदियों का अपवाद तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाद तंत्र। जैसे कहने का मतलब है कि जो भारत की नदियों का अपवाद तंत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदी है, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। जो हिमालय की नदियाँ हैं, ठीक है, ये जो हिमालय से निकलती नदियाँ वो हिमालयी नदी हैं, ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ, उनको प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाद तंत्र कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे हिमालय की नदियों का अपवाद तंत्र। अब हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती हैं और उनका अपवाद तंत्र कहाँ कहाँ किस किस राज्य तक किस तरीके से उसको देखते हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी होती है, अर्थात इनमें जल का बहाव पूरे वर्ष निरंतर बना रहता है। देखिए, जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर के बर्फ़ के पिघलने से निकल रही हैं, तो इसमें जो जल का प्रभाव रहता है, जल का प्रवाह रहता है, वो 12 मासी यानी कि पूरे साल इनमें जल रहता है। वही जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कभी कभी सूख भी जाती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी होती हैं, अर्थात इसमें जल का बहाव पूरे वर्ष निरंतर बना रहता है, क्योंकि इनको जल की प्राप्ति हिम के पिघलने तथा वर्षा दोनों से होती है। ठीक है, वही चीज़, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलते हैं, उससे भी इनको जल मिलता है, और वर्षा जो वर्षा होती है उससे भी जल मिलता है। इस नाते ये 12 मासी मतलब पूरे साल जो है इनमें पानी रहता है। ठीक है, अपने पर्वतीय मार्ग में ये नदियाँ गहरे गार्ज, वी आकार की घाटियाँ, छिपकाएँ व जलप्रपात का निर्माण करती हैं तथा मैदान में पहुँचने पर समतल घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़ के मैदानों, विसर्पों तथा डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस तरीके से विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। इसके माध्यम से क्या क्या होता है? गहरे गार्ज का निर्माण होता है, बी आकार की घाटियों का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है, मैदान में पहुंच जाते हैं जब ये गोखुर झीलों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से कई तरह के डेल्टाओं का निर्माण करती हैं और अंततः ये जाकर समुद्र में, महासागरों में ये जाकर विलीन हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाद तंत्र मुख्यतः 3 नदियां हैं। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाद तंत्र में मुख्यतः 3 नदियां हैं। कौन कौन सी शामिल है? ये हिमालय से जो निकलने वाली अपवाद तंत्र की नदियां हैं, तो सिंधु अपवाद तंत्र, गंगा अपवाद तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र, ये 3 जो है मुख्य नदियां हैं जो हिमालय अपवाद तंत्र के अंतर्गत आती हैं। एक सिंधु अपवाद तंत्र, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, गंगा अपवाद तंत्र, गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद तंत्र। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं, बनते भी हैं और बनते रहेंगे भी। अब बनते रहेंगे भी ये थोड़ा सा कहना उचित नहीं है, लेकिन जैसे नदियों से क्वेश्चन आता है तो यहीं सबसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब एक एक करके एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम लोग देखते हैं सिंधु नदी अपवाद तंत्र। सिंधु नदी अपवाद तंत्र के बारे में क्या है? इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से होता है। किससे? बोखरचू ग्लेशियर। इतना भी याद रखेंगे, कहाँ से? मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है, तो तब भी आप लोग बना ले जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है इस तरीके से आप लोग मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग मैप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में क्या क्या दिया गया? इसकी लंबाई 2880 यानी कि 2880 किलोमीटर है तथा भारत में 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सतलज है, चिनाब है, रावी, ब्यास और झेलम इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, यह नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए, ये क्वेश्चन एक बार बना था कि कौन सी नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है और किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यह दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है तथा लद्दाख एवं गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान गार्ज का निर्माण कर चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चिल्लास के निकट जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में
अटाक पहाड़ी के समीप काबुल नदी सिंधु नदी से मिलती है। काबुल नदी सिंधु नदी से कहाँ मिलती है? तो अफगानिस्तान में जो अटाक पहाड़ी है उसके समीप मिलती है। ठीक है, सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। इसको याद रखिएगा कि सिंधु नदी किस का जो है मुहाना कहाँ है? तो अरब सागर। मुहाना का मतलब है नदी अपना जो है, कहने का मतलब नदी समाप्त कहाँ पर होती, कहाँ पर जाकर नदी समाप्त हो जाती है, इसके बाद ये नदी नहीं देखने को मिलती। यहाँ से ये समुद्र में यानी कि महासागर में, ये अरब सागर में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, तो क्या है सिंधु नदी का मुहाना? तो सिंधु नदी का जो मुहाना है वो अरब सागर है, अरेबियन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लेह शहर जो है सिंधु नदी के किस साइड स्थित है? तो ये दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अब एक अभी हाल ही में जब मुद्दा हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उसमें जो था एक काफ़ी हाईलाइटेड चीज़ था कि सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी वाला ये मामला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि ये करंट की चीज़ें हैं। अगर जैसे करंट में कोई भी घटना होती है तो उससे रिलेटेड इतिहास में अगर कोई भी चीज़ हुआ रहता है, कोई संधि हुई रहती, कोई समझौता हुआ रहता है, तो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब ये पहलगाम वाला हमला हुआ था तो उसके बाद ये सिंधु जल समझौता जो था इसको बंद कर दिया गया था कि जो ये समझौता है इसको हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आया था। तो उसी के सिलसिले में इसको हम लोग यहाँ पर दिया भी गया है बुक में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, एग्ज़ाम देने से पहले जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोई ऐसा टॉपिक निकल के आता है, मान लीजिए करंट में कुछ ऐसी घटना होती है, तो आप उससे रिलेटेड इतिहास में अगर कोई चीज़ उससे रिलेटेड है, कोई घटना है, तो उसको आप लोग तैयार करके जाइए, क्योंकि करंट का चीज़ वो इतिहास से इसी तरीके से उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखते हैं सिंधु जल संधि। खैर, सिंधु जल संधि के बारे में क्या क्या दिया गया है? तो 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में, कहाँ? कराची पाकिस्तान का शहर है, कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की तीन पूर्वी नदियाँ जैसे जो रावी, सतलज और ब्यास है। देखिए, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ थी, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, सिंधु। ये मतलब ये जो थे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये सिंधु के सहायक नदियाँ। तो जिसमें से जो 3 पूर्वी नदियाँ हैं, रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत का अधिकार कर दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब और सिंधु, इसके जल पर जो था इसका पाकिस्तान का हक मतलब अधिकार कर दिया गया। इस तरीके से सिंधु जल समझौता हुआ था। फिर इसमें क्या दिया गया था, आगे देखते हैं। इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पन बिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया था। मतलब जो नदियाँ जो भारत के हिस्से में आ रही हैं तो उन पे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पन बिजली भी बना सकते हैं, पानी से बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ये भारत के अधिकार में रहेंगे, इनके क्षेत्राधिकार में रहेगा। ठीक है, फिर क्या था? सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के तहत यानी 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक अस्थायी सिंधु आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक सिंधु आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया था। अब आगे देखते हैं सिंधु की जो सहायक नदियाँ, एक एक करके हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेंगे। जितना बुक में दिया गया है उतना भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, अब झेलम नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। झेलम नदी का क्या दिया गया है कि इसका उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से हुआ है। कहाँ से हुआ था? तो शेषनाग झील से इसका उद्गम हुआ है झेलम नदी का। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। इसका उपनाम बितस्ता भी है। झेलम नदी को ही पुराणों में जो था, वेदों में जो था, इसको बितस्ता नदी कहा गया है झेलम नदी को। बुलर झील इसी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा झील? बुलर झील। इसको भी ध्यान रखिएगा, बुलर झील कहाँ स्थित है? तो बुलर झील जो है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फिर दिया गया कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जिसे बासमंगल के नाम से जाना जाता है। बासमंगल क्या है? तो बासमंगल झेलम नदी के द्वारा या झेलम नदी से निर्मित किया गया एक गहरी घाटी है जो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले बनाती है। ठीक है, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल एवं उरी परियोजनाएं हैं। देखिए, परियोजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परियोजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर पीटी के एग्जाम में हम लोगों ने पिछली बार जब देखा था तो कई क्वेश्चन परियोजनाओं से बने थे। ठीक है, तो परियोजनाओं से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब पहली बार हुआ था पीटी का एग्ज़ाम तो कृष्णा सागर बांध करके क्वेश्चन पूछा था किस नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो उसको पूछा था। इस तरीके से थोड़ा सा परियोजनाओं को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसको याद रखिएगा कौन कौन सा? तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने के पहले झेलम नदी पर मंगला डैम भी है।
मंगला डैम किस पे है? तो झेलम नदी पर है। जब ये चिनाब से मिलती है उससे पहले इस पे मंगला डैम है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, ठीक है। किशन गंगा जो है ये झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग रावी नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं रावी नदी के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप से हुआ है। कहाँ? रोहतांग दर्रे से जो कांगड़ा जिला में स्थित है, तो वहाँ से रावी नदी का उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका उपनाम परुशड़ी नदी है, ठीक है। यह पाकिस्तान में सराय सिंध के पास चेनाब से मिल जाती है। वहाँ पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। रावी नदी पर निर्मित परियोजना चमेरा और थीन परियोजना, ये 2 परियोजनाएं हैं, तथा साहर पुंडकरी बांध भी इसी से संबंधित है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रावी नदी, लेकिन तब भी आप लोग को इतना याद रखना है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट रहे चाहे ना रहे। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट है। इसके तौर पर आप लोग क्या देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ पर हुआ है और इसका मुहाना कहाँ पर है और कौन कौन सी परियोजना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अब चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी इसका उद्गम जो है चंद्रा तथा भागा नदियों के संगम से होता है। 2 नदियाँ मिलती हैं, चंद्रा नदी आती है और भागा नदी आती है, जहाँ मिलकर ये एक चिनाब नदी का निर्माण करती है, ठीक है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और इसका उपनाम अस्किनी है, ठीक है। पुराणों में इसका नाम अस्किनी था। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं हैं बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती, ये चेनाब नदी पर निर्मित है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो नदी है अगला है ब्यास नदी। ब्यास नदी को देखते हैं। ब्यास नदी में क्या दिया? इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। कहाँ से होता है? तो ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। यह हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी पर मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ब्यास नदी जो थी सिंधु नदी से कहाँ मिलती है? तो हरिके नामक स्थान से मिलती है, ठीक है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। बिपाशा इसका उपनाम था। कभी कभी ना जैसे हिस्ट्री से जब क्वेश्चन बनाएगा, तो क्योंकि हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने वेद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, तो वहाँ पर इन नदियों के प्राचीन नाम और नए नाम पढ़े थे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिपाशा किसका प्राचीनतम नाम था। आप लोग ऐसे नहीं ध्यान दिए रहेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इसको आप लोग जो है एकदम ध्यान रखिए, ब्यास नदी का नाम ही बिपाशा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। कहाँ से? कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर जो बनाई गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, तो कहाँ से? हरिके बैराज से, इसको याद रखिएगा। यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में इस पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं? पंचनद वही 5 नदियाँ जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें से जो जिसका बहाव पूरी तरीके से भारत में है, ठीक है। ये भारत में बहता है ब्यास नदी। नेक्स्ट आता है सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में क्या है? यह चिनाब की सहायक नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है तथा सिपकिला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? सिपकिला दर्रा। ये क्वेश्चन एक बार बना था कि जो सतलज नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ इसका उद्गम स्थान होता है? तो मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से होता है, ठीक है। इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है तथा कुल लंबाई 1450 किलोमीटर, मतलब भारतीय क्षेत्र में सतलज नदी जो भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र है वो 1050 किलोमीटर है, जबकि पूरी लंबाई इसकी जो है इसकी 1450 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण ही यह भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, ठीक है। सतलुज नदी भी फिरोजपुर से फाजिल्का यानी पंजाब के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है, ठीक है। इसको इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग ये सिंधु नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, मोटी मोटा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट उसकी सहायक नदियाँ थी, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। गंगा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है, जिसका मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमनद है। देखिए वैसे जो गंगा नदी है ना, ये जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं तो वहाँ से बनता है गंगा, वहाँ से इसका नाम गंगा होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो इसका मुख्य स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर माना जाता है कि जो गंगा नदी का उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। फिर क्या
आगे दिया गया है कि यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जो बंदरपूछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, हिमनद का मतलब वही होता है ग्लेशियर, ठीक है। तथा प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है और सोन भी गंगा के दाएं तट पर मिलती है, ठीक है। इस तरीके से गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है, ये हमारी गंगा नदी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये यमुना रिवर है, ये यमुना नदी है, ठीक है। ये यमुना नदी आके यहाँ मिलती है प्रयागराज में, ठीक। ये गोमती नदी है, गोमती। यहाँ से आप लोग एक चीज़ और भी देख सकते हैं, आप लोग के पास बुक होगा तो बुक में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ जैसे गोमती लखनऊ शहर है, गोमती नदी किनारे, तो उसको दिया गया है कि हाँ लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ किस साइड से मिल रही हैं, कौन कौन सी दाएं तट की नदियाँ हैं गंगा की सहायक नदियाँ, कौन कौन से बाएं तट की सहायक नदियाँ, ठीक है। मैप में आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, तो 2525 किलोमीटर है। और नौगम में लंबाई 631 किलोमीटर है। यह नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक बार ये भी क्वेश्चन बना था कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि इसकी सहायक नदी। कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, यानी कि RGG, आर से रामगंगा, जी से गोमती, जी से घाघरा, जी से गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक और महानंदा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर है गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है। यह बिजनौर में प्रवेश करके बलिया जिले से बाहर निकलती है। इसको भी याद रखिएगा, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, ठीक है। तो अच्छी बुक है, अच्छे तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया, अच्छी तरीके से बताया गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, तो आगे केदारनाथ शिवधाम है, कुछ इंपॉर्टेंट धाम है, इसको बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी से संबंधित है ये सब, ठीक है। केदारनाथ शिवधाम, तो ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल यहाँ पर है, ठीक है। फिर बद्रीनाथ, जिसको विष्णु धाम कहते हैं, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैप दिया गया है, गंगा नदी जल तंत्र का थोड़ा सा मैप दिया गया है, इसको आप लोग समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत रहेगा तो उसको आप लोग कमेंट में कीजिएगा, तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से गंगा नदी का तंत्र जो है मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोई भी चीज़ें रहती हैं आप लोग शेयर करेंगे, बताएंगे, तो मैं भी न कुछ तो उससे ज़्यादा कुछ न कुछ अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ अलग से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी तो हम लोग बुक का रिवीजन कर रहे हैं, फिलहाल बुक में भी अच्छे से दिया गया है कंटेंट, लेकिन अगर आप लोग को दिक्कत होती है मेरे समझाने में या आप लोग समझ ना पाएँ, देखिए क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, समझा ही रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता दूंगा एग्जैक्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर एक बार, क्योंकि ये लाइव क्लास चल नहीं रहा है, तो कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के डाउट को भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जैसे अभी ये नहीं हो पा रहा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट आप लोग कर देंगे तो मैं जब भी कभी देखूँगा तो आपके कमेंट का जवाब दूँगा, और उससे संबंधित मैं अगले वीडियो में तो उस समस्या का मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे है यमुना नदी। यमुना नदी क्या थी, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी थी। तो इसके बारे में क्या क्या दिया गया है, तो यमुना नदी जो है इसका उद्गम पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर। देखिए कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, प्रयागराज में गंगा से मिलती है, और लंबाई 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन है, ठीक है। ये यमुना की सहायक नदियाँ, याद रखिएगा। फिर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। कहाँ से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इस नदी का तिब्बत में नाम सांगपो है। क्या नाम है, तो सांगपो इसका तिब्बत में नाम है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बारे में आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ये इसकी जो है दिबांग है, लोहित है,
ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। धनस्ती है, सुबनसिरी है, मानस है, ये इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। इसको आप लोग मैप को देख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया, यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और लोहित तथा दिबांग के मिलने के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जब लोहित और दिबांग नदी इससे मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में, जब ये प्रवेश करता है तब इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है। इस नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जिसको माजुली द्वीप कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी द्वीप होता है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। ये इसी नदी पर बना है, किस, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, जो असम में स्थित है। यह नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता और धनसिरी नाम है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ना सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बना, जब पेपर टफ बनाना रहेगा एग्जामिनर को, जैसे हम लोग क्या याद कर रहे हैं, उसका कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ पर उसका समापन हो रहा है, या उसका मुहाना कहाँ पर है, हम लोग ये याद कर रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी, ये याद कर रहे हैं। तो जब एग्जामिनर पेपर को कठिन बनाने की कोशिश करेगा तब क्या करेगा, उसकी सहायक नदियों के नाम पूछ लेगा, या फिर 3 सहायक नदियाँ दे देगा, एक किसी और का दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा इसका सहायक नदी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता, तो थोड़ा सा इस तरीके से पेपर का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो ये टॉपिक है नदियों वाला, जो टॉपिक है अपवाद तंत्र वाला जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नर्मदा नदी के बारे में। यह नदी मैकल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। यह नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है और इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। देखिए, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को ना, हाँ, जो जूनियर असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम था, उस मेरा भी एग्ज़ाम था, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है। अमरकंटक से नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस था, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्जाम में आया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए। एक बार ही पढ़ना है, एक बार पढ़िए अच्छे से, वीडियो देखकर पढ़िए, बुक पढ़िए, फिर उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन मात्र से ही हर चीज़, देखिए, सक्सेस के लिए 3 मंत्र होता है, 3 चीज़ आप लोग करना पड़ेगा। एक चीज़ तो जो ही पढ़िए नोट्स बनाइए, दूसरी चीज़ उसी नोट्स का रिवीजन कीजिए, और तीसरी चीज़ जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में, उस एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछ रहा है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। जो यह नदी है, यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, विंध्याचल और सतपुड़ा से भ्रंश घाटी के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो हिरन, शक्कर, दूधी और गंजाल जो है ये सहायक नदियाँ हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में क्या क्या है कि इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से होता है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। कितना है? 724 किलोमीटर। यह नदी सतपुड़ा तथा अजंता के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए, ये सब कहाँ गिरी? खंभात की खाड़ी में गिर रही और एस्चुरी का निर्माण करेगी। गुजरात में उकाई जल विद्युत परियोजना, कौन सा? उकाई जल विद्युत परियोजना इसी पर है, यानी कि ताप्ती नदी पर। ये हालांकि ताप्ती नदी मुख्य रूप से गुजरात में ही देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं महानदी। महानदी, इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धनवंतरी जिले से है, ठीक है, जिसमें अमरकंटक पठार से होता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी तथा बैतरणी इसकी सहायक नदियाँ, ब्राह्मणी तथा बैतरणी, इसको याद रखिएगा। हीराकुंड तथा टिकरापारा बांध इसी नदी पर बने हैं तथा इसकी लंबाई 851 मीटर है। हीराकुंड बांध इंपॉर्टेंट है यहाँ, और टिकरापारा भी आप लोग याद रखिएगा। महानदी पर हीराकुंड और टिकरापारा बांध बने हैं। यह उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ के धनवंतरी जिले के अमरकंटक पठार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है? इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी में हुआ है। कहाँ?
त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसी नाते इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियाँ परहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे कृष्णा नदी। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कावेरी नदी, इस नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है तथा इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना। शिव समुद्रम जलप्रपात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह नदी केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। ठीक है, इस नदी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, इसे अब आगे देखते हैं। इससे जो है, इस नदी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए, एक है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, एक दक्षिण की गंगा तो गोदावरी नदी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अपवाद क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं हेमावती, लोकापावती, सिमसा और अंकारवती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी, इस नदी का उद्गम कर्नाटक की नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। यह नदी कृष्णा तथा कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है, कर्नाटक की नदी। ठीक है, फिर वैगई नदी है। इस नदी का उद्गम तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में स्थित वासुनाडु की पहाड़ी से होता है। यह नदी पाक की खाड़ी में गिरती है। कौन? वैगई नदी। फिर हुगली नदी को देखेंगे। हुगली नदी, यह गंगा की एक शाखा है। इसका निर्माण मुर्शिदाबाद में होता है। इस नदी के किनारे कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर, मयूराक्षी और कासमाती। दामोदर जो है, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर दामोदर नदी को देखते हैं। दामोदर नदी के बारे में क्या क्या दिया गया? इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, जो भी मैं बता, दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती। कहाँ बहती? रिफ्ट घाटी में। फिर रामगंगा नदी को देखेंगे। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल की पहाड़ी से होता है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती। इसी कारण इस नेशनल पार्क का नाम भी रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है 2-4 नदियाँ और बची हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं। कोसी नदी है। इस नदी का उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। यह नदी 7 नदियों से मिलकर बनी है, कोसी नदी। इस नदी को सप्त कोसी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। यह नदी समय समय पर अपना मार्ग बदलती रहती है। इसी कारण बिहार का शोक भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये जैसे समय समय पर ना ये अपना मार्ग बदल देती है और इससे काफ़ी ज़्यादा बिहार में नुकसान करती है। इस नाते बिहार का शोक इसको कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, फिर लूनी नदी की बात करते हैं। लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी, ये लूनी नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। कहाँ? ये राजस्थान में देखने को मिलता है। नदी पुष्कर झील से 2 धाराओं में, सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से यह नदी अजमेर में दक्षिण पश्चिम की अरावली पहाड़ियों से निकलती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, तलवाड़ा का यह पश्चिमी दिशा में बहती है। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक, यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक होता है। ठीक है, इसे लवणकारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, लवणकारी नदी। ठीक, लूनी नदी को। ठीक, आगे है माही नदी। ठीक है, माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होती है। कहाँ? खांडू के निकट जो है ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कहाँ प्रवेश करती है? खांडू के निकट से। ठीक, यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में बहती है। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम में। ठीक, और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक, इस तरीके से आज हम लोगों ने अपवाह तंत्र के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, नदियों के बारे में पढ़ा, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत में प्रमुख उद्देश्य परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग और टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, आप लोगों को ऐसे ही क्लास देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।